और मैं हाउस के रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ कि मैं 5 लाख करोड़ के रोड हर साल बना सकता हूँ। नितिन गडकरी, द इंफ्रास्ट्रक्चर मैन ऑफ इंडिया। वो कहते हैं ना कि किसी भी देश का विकास उसकी सड़कों पर दिखता है। सड़कें ही उस देश की धमनियां होती है जो उसके विकास को आगे बढ़ाती है। दोस्तों, भारत में सड़कों का निर्माण रिकॉर्ड रफ्तार से हो रहा है। देश के इतिहास में इससे पहले इतनी तेजी से सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। भारत में सड़कों के निर्माण को लेकर अमेरिकी रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जिसमें दावा किया गया है कि भारत में 65 साल में जितने नेशनल हाईवे के निर्माण हुए उससे कहीं ज्यादा बनकर तैयार हो जाएंगे। ये विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ते भारत के उज्जवल भविष्य को दर्शाता है। दोस्तों, देश में सड़कों से लेकर हाईवे और एक्सप्रेसवे का जाल बिछाने का श्रेय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को जाता है। आज हम इन्हीं की कहानी यूथ आइकन में आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, हमने अक्सर देखा है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता एक दूसरे की कमियां गिनाते रहते हैं, लेकिन सियासी मैदान में नितिन गडकरी जैसे भी कुछ नेता है जिनकी वाहवाही न सिर्फ अपनी पार्टी के नेता करते हैं बल्कि विपक्षी पार्टी के नेता भी करते हैं। दोस्तों, नितिन गडकरी जितने फेमस अपने काम को लेकर है उतने ही फेमस अपने बेबाक बयानों को लेकर भी। वो देश के मौजूदा परिदृश्य पर सवाल खड़े करने से कभी पीछे नहीं हटते। उन्होंने कई बार अपनी सरकार के कामकाज पर कटाक्ष भी किए हैं। तो चलिए जानते हैं नितिन गडकरी के जीवन के इस अद्भुत सफर के बारे में। दोस्तों, नितिन जयराम गडकरी का जन्म 27 मई 1957 को महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट में एक साधारण देशस्थ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम भानुमति और पिता का नाम जयराम रामचंद्रन गडकरी है। इनका परिवार महल नामक जगह पर पुराने नागपुर इलाके में रहता था, जो आरएसएस मुख्यालय के करीब था। उनका परिवार आर्थिक रूप से इतना सशक्त नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 5 साल की उम्र से ही अपनी मां के साथ आरएसएस की बैठकों में वे जाया करते। इनका पूरा परिवार ही संघ के रंग में डूबा हुआ था। इनका पालन पोषण ऐसे ही माहौल में हुआ। वे ना तो स्कूल और ना ही कॉलेज में अधिक मेधावी रहे। कम उम्र में ही राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए और संघ की छात्र शाखा एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हो गए। नागपुर के जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से स्नातक की डिग्री पाने के बाद उन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी में लॉ कॉलेज ज्वाइन किया। उन्होंने ऐसा किया क्योंकि एबीवीपी चाहता था कि वे राजनीति में अपनी सक्रियता बनाए रखे। जहां पहले संघ खुले तौर पर राजनीतिक काम से परहेज करता था, वहीं 70 के शुरुआती दौर में मधुकर दत्तात्रेय देवरस के नए नेतृत्व के संघ भी राजनीति में सक्रिय हो गया। जयप्रकाश नारायण के इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन में संघ ने स्वयं को पूरी तरह से झोंक दिया। गडकरी इस दौरान परिपक्व हो रहे थे। संघ और उनकी राजनीतिक यात्रा लगभग एक साथ शुरू होती है। अन्य बीजेपी नेताओं की तरह गडकरी भी इमरजेंसी के दौरान अपनी भागीदारी के किस्से बड़े चाव से याद करते हैं। गडकरी के पुराने साथी अनिल सोने कॉलेज में उनसे 2 साल पीछे थे। 1970 में इमरजेंसी हटने के बाद इलेक्शन दोबारा हुए, जिसमें गडकरी ने प्रेसिडेंट पद के लिए चुनाव लड़ा। गडकरी ये चुनाव हार गए थे। 1980 में बीजेपी के गठन के बाद इनका युवा मंच भारतीय जनता युवा मोर्चा इन्होंने ज्वाइन किया और इसकी नागपुर शाखा के प्रेसिडेंट बन गए। उन्हें बीजेपी की नागपुर शाखा का सचिव बनाया गया। गडकरी अपनी दोस्त के साथ मिलकर एक साधारण सी फर्नीचर की दुकान भी चलाते थे और इसी दौरान 1984 में इनकी शादी हो गई। 1985 में उन्होंने नागपुर वेस्ट से महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा, जो बीजेपी के लिए एक चुनावी कब्र का मानी जाती थी। और जैसा कि सभी को उम्मीद थी, वो यहाँ पर बहुत बुरी तरह से हार गए। उसके बाद उन्होंने फिर कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। इन शुरुआती सालों में गडकरी की राजनीतिक शिक्षा भारतीय जनसंघ के नेता और महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पिता गंगाधर राव फडणवीस की छत्र छाया में हुआ। 1987 में विधानसभा के सदस्य रहते हुए गंगाधर राव का कैंसर की बीमारी से देहांत हो गया। पार्टी ने गडकरी को इस खाली सीट के लिए नागपुर डिवीजन की ग्रेजुएट निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में उतारने का फैसला किया।
उन्होंने ये सीट 31 साल की उम्र में 1989 में जीती और परिषद के सबसे युवा सदस्य बन गए, जिसके बाद वो अगले 20 सालों तक विधान परिषद के सदस्य बने रहे। इसके बाद 1995 में बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा रही थी। उन्होंने मिलकर कांग्रेस को हरा दिया और महाराष्ट्र में सत्ता हासिल कर ली। 1998 में आउटलुक पत्रिका के अकॉर्डिंग कांग्रेस इस प्रोजेक्ट को हाथ में लेने से हिचक रही थी, क्योंकि इसके चलते रास्ते में पड़ने वाले लोगों को बेदखल करना पड़ता, जिसके बाद बतौर मंत्री एक्सप्रेसवे और फ्लाईओवर परियोजनाओं की देखरेख की जिम्मेदारी गडकरी को सौंप दी गई, जिसके बाद उन्होंने महज 2 साल में मुंबई में वो फ्लाईओवर बनवा डाला। साल 1999 में बीजेपी शिवसेना गठबंधन राज्य विधानसभा का चुनाव हार गई और सत्ता कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के हाथों में चली गई। तब गडकरी विधान परिषद में विपक्ष के नेता के लिए चुन लिए गए और इसी दौरान तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें और उनकी स्किल को पहचानते हुए उन्हें इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी का इंचार्ज बनाया। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की ड्रीम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट एंड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लीड किया। 4 में से महाराष्ट्र में बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट भी चुने गए। आप इनकी काबिलियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उस वक्त महाराष्ट्र में प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे जैसे बीजेपी के कद्दावर नेता थे, लेकिन अध्यक्ष पद पर नितिन गडकरी की ही ताजपोशी हुई। आरएसएस का चहेता होने और सेंटर में भी पार्टी में गहरी पकड़ होने की वजह से उन्हें ये पद मिला। इसके बाद 2009 और 13 के बीच वो पार्टी के प्रेसिडेंट थे। उस वक्त वो बीजेपी के सबसे युवा प्रेसिडेंट थे। पार्टी के भीतर उनकी पकड़ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने उन्हें दोबारा प्रेसिडेंट बनाने के लिए अपने संविधान तक को बदल दिया। संकल्प, कार्यशैली और देश समाज हित की दूरगामी सोच को प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं ये, क्योंकि बेहतरीन सड़कें समृद्ध भारत का निर्माण करने का सबसे सशक्त और कारगर माध्यम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश की जनता की अदालत में केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की छवि ऐसी बन गई है कि वो जो कहते हैं उस पर अमल अवश्य किया जाता है। देश में मतदाताओं के एक बहुत बड़े वर्ग का तो ये मानना है कि साल 2024 में दोबारा नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है तो नितिन गडकरी के द्वारा किए गए सड़क के निर्माणों का सबसे बड़ा योगदान होगा।